नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऐसे तो हम अक्सर, आपने देखा है कि चुनाव के ऊपर बात करते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बात करते हैं। शायद ही कोई ऐसा मसला रहा हो जिसके बारे में कुछ महीनों में हमने चर्चा नहीं की हो। लेकिन एक विषय ऐसा है जो कि बहुत जरूरी है जिसके बारे में बात करना, और अब उसके ऊपर तो शायद एक मुहिम चलाना भी जरूरी है। और वो मसला है पीएम केयर्स फंड का। और ये पीएम केयर्स फंड, आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम सुर्खियों में क्यों आया ये मामला। इसके ये जो मामला था सुर्खियों में इसलिए आया, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट ने भी लिखा। और वो मसला था कि आज भी जो कॉमोडोर लोकेश बत्रा हैं, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, लॉयर खुद हैं, उन्होंने 6 नवंबर को एक ट्वीट किया था। और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इवन टुडे November 6, 2024, पीएम केयर्स फंड पोर्टल continues to display audited statements only up to 2021-2022। और उन्होंने स्क्रीनशॉट भी इस तरीके का दिखाया था। मैं जो इसको स्क्रीन पे भी प्ले करने की कोशिश करूंगी। और उन्होंने ईयर वाइज दिखाया है कि कब कब उनका हुआ है। तो कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने इस सवाल को रेज किया कि why are PM cares fund audited statements only not available and they are missing for 2023, 2022। सारे जो वर्ष हैं, इनके लिए ये जो ऑडिटेड स्टेटमेंट था, इसका ये क्यों मिसिंग है। और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसकी ऑडिटिंग क्या हो भी रही है, इसका पैसा जो आ रहा है, जो लोग डोनेट कर रहे हैं, वो कौन डोनेट कर रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा स्कैम है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ही हमने मदर ऑफ ऑल स्कैम्स बोला था। लेकिन क्या पीएम केयर्स फंड का जो मसला है, क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा इशू है? क्या ये इतना बड़ा घोटाला है जो आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ और केवल लोगों को मूर्ख बनाया गया? इस पर मैंने सोचा आज अंजलि भारद्वाज, जो कि देश की जानी मानी ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है, उनसे बात की जाए। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन सच एन इम्पोर्टेंट इशू। और ये जो लोकेश बत्रा जी ने ट्वीट किया 6 नवंबर को, और उसके बाद अब हम इस इशू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ गए थे, चुनाव को लेकर हमने बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन ये मसला कहीं ना कहीं पीछे हट गया था। और मुझे लगता है कि ये मसले पर बात करनी बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि आप इस चीज से अग्री करती हैं कि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एक घोटाला हो सकता है? देखिए नीलू, एक सीधी सी बात है। हम लोकतंत्र में कहते हैं कि लोगों का पैसा है और लोगों को जानने का हक होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की बुनियादी बात है। अब हम ये अगर समझें कि पीएम केयर्स फंड क्यों सेटअप किया गया और कब सेटअप किया गया। ये पीएम केयर्स फंड ऐसा फंड है जिसे सेटअप किया गया कि कोविड के टाइम पे जब लोग प्रताड़ित हो रहे थे और बहुत जबरदस्त एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चल रही थी कि लोगों की मदद की जाए। और ना केवल कोविड में, पर जब आगे भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो, लोगों की मदद के लिए एक फंड सेटअप किया जाए, पीएम केयर्स फंड। कई लोगों ने ये कहा कि नया फंड सेटअप करने की क्या जरूरत थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ठीक है, नया फंड भी किया जा सकता है, लेकिन पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। अब आप ये देखिए, मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ कि क्या हुआ। 31 मार्च को हम सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। और पीएम केयर्स को कब सेटअप किया गया? 28 मार्च 2020 को। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 दिन पहले पीएम केयर्स को सेटअप किया गया।
अब इसके पीछे जो एक सोच थी वो इससे दर्शाई जाती है कि जब पीएम केयर सेटअप हुआ तो पीएम केयर सेटअप होने के साथ साथ एक मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम निकाला जिसमें कहा कि सीएसआर जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स हैं वो जो हैं वो पीएम केयर फंड में जा सकते हैं, पीएसयूज भी दे सकते हैं। और ये कानून में जो कंपनीज एक्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सीएसआर फंड कहाँ जा सकते हैं, केवल वहां जा सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन हो। अब ये बहुत जरूरी बात है। तो आप ये समझिए कि 3 दिन में, पहले 3 दिन में, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा एकाएक आ गए पीएम केयर्स फंड में। और बहुत सारा पैसा सीएसआर आया और वो पीएसयू से आया, हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट से आया। तो हम अब ये समझें कि इतना पैसा इकट्ठा हुआ क्योंकि ये स्टेटमेंट आया और ये क्लैरिफिकेशन आई मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, कि ये जो फंड है इसमें पैसा जा सकता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई किसी भी एजेंसी में पैसा जा सकता है सीएसआर का। 2 महीने तक पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन जब लोगों ने सूचना के अधिकार में सूचना मांगनी शुरू की तो उन्हें ये कह दिया गया कि ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, पीएम केयर्स इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। तो आप ये समझिए कि क्या हो रहा है। जब पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है और चाहते हैं कि सारा सीएसआर का पैसा आ जाए किसी फंड में, तो ये कहा जा रहा है कि ये फंड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, यानी कि सूचना के अधिकार कानून के तहत वो आता है और सीएसआर के पैसे उसमें इकट्ठे किए गए। लेकिन जैसे ही लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगनी शुरू करी, सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया ही नहीं है। तो ये क्लियर हो जाता है कि पैसे इकट्ठे करने के लिए आप पब्लिक अथॉरिटी है और जवाबदेही के लिए, सूचना देने के लिए आप पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें पीएम केयर्स फंड में ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट पे कौन है? इस ट्रस्ट पे एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में बैठे हैं चेयरपर्सन के रूप में हमारे प्रधानमंत्री। 3 मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट के, जो कि एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में ट्रस्टीज हैं इस ट्रस्ट के। अब आप मुझे बताइए कि अगर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में ट्रस्टी हैं, हमारे प्रधानमंत्री चेयरपर्सन हैं, मिनिस्टर्स ट्रस्टीज हैं, तो ये कैसे प्राइवेट फंड है, ये कैसे प्राइवेट ट्रस्ट है? ये मतलब बिल्कुल ही ब्लेटेंट तरीके से ये क्लियर है कि कोशिश हो रही है कि छुपाया जाए सूचना को। लोग जानना चाहते हैं कि आपने इमरजेंसी के लिए, लोगों की मदद के लिए लोगों का पैसा जुटाया है, करोड़ों रुपए, 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा हो चुका है इस फंड में। तो लोग जानना चाहते हैं पैसा कहां से आया है। ये भी सुनने में आया है कि चाइनीज कंपनियां भी दे रही हैं इसमें पैसा, ये भी सुनने में आया है पीएसयूज दे रहे हैं इसमें पैसा। तो लोग जानना चाहते हैं कितना पैसा किसने दिया, ये जानना चाहते हैं कि कहां गया वो पैसा। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम सूचना के अधिकार में आते नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो ये तो सरासर ये तरीका है कि पारदर्शी ना किया जाए, चीजों को छुपाया जाए। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है नीलू। हम इसे कंपेयर करें इलेक्टोरल बॉन्ड से करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बहुत लार्ज स्केल पे घोटाला हुआ है और इमरजेंसी के नाम पे घोटाला हुआ है कि लोगों की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगी, कोई और तरह का डिजास्टर की इमरजेंसी होगी, तब हम मदद करेंगे। और आप उसको कह के पैसा जुटाते हैं और फिर आप लोगों को बताते तक नहीं कि वो पैसा कहां से आया और कहां गया। और जो आपने अभी बात कही वो तो मुझे लगता है बहुत ही कंसर्निंग है। अब ऑडिट भी जो इस फंड का है वो भी पिछले 2 साल से हो रहा है कि नहीं हो रहा ये नहीं पता, क्योंकि जो पीएम केयर्स की वेबसाइट है उस पर केवल 2 साल पुराना ऑडिटेड अकाउंट्स का स्टेटमेंट है, 2 साल का है ही नहीं। नहीं, लेकिन इस वाक्य से अंजलि क्या सब
जाहिर होता है कि क्या पीएमओ किसी भी कानून, किसी भी रूल ऑफ लॉ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब पैसा लेने की बारी आती है तो इमरजेंसी के नाम पर पैसा ले लिया जाता है, लेकिन जब पारदर्शिता की मांग की जाती है कि भाई आप उस पैसे का इस्तेमाल आप कहां कर रहे हैं, तो वो सरकार बताने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि पीएमओ एक तरीके की चोरी कर रहा है, पीएमओ किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को देने से चूक रहा है, और आज इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट होगी? देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि इससे पूरा ट्रस्ट जो है पूरे पूरे इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है। आप मुझे बताइए, अगर कुछ छुपाने की बात नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, मौका को, किसी को भी, मिनिस्ट्री को सारी सूचना सामने देने में। लोगों से आपको छुपाने की क्या जरूरत है? ये तो लोगों के हित के लिए काम हो रहा है या होना चाहिए, तो क्या छुपाने की जरूरत है? तो बिल्कुल सही है कि पब्लिक ट्रस्ट बिल्कुल खत्म होता है। लोगों को ये लगने लगता है कि जरूर कुछ घोटाला हो रहा है, तभी इस तरीके से छुपाया जा रहा है। और मैं इसमें नीलू आपको एक और चीज ऐड करूं जिससे कि ये और समझ में आएगा कि कैसे किया गया। देखिए, कानून ये कहता था कि या तो जो प्राइम मिनिस्टर का फंड है उसमें पैसे जाएंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई एजेंसी है उसमें पैसे जाएंगे, सीएसआर के। अब 2 महीने के बाद रेट्रोस्पेक्टिवली मिनिस्ट्री जो है उसने शेड्यूल चेंज कर दिया कानून का। तो आप ये सोचिए कि कानून बदल दिया गया और उसमें ये कहा गया कि पीएम केयर्स को भी पैसे दिए जा सकते हैं। भाई, अगर आप कानून बदलना चाहते हैं तो जिस दिन से आप बदल रहे हैं कानून, उसी दिन से बदलिए। रेट्रोस्पेक्टिवली क्यों बदला गया ये कानून? तो ये तो सरासर जाहिर करता है कि कानून बदलने की भी जरूरत हो तो सरकार बदल रही है, कि किसी तरह से हमें पीएम केयर्स के बारे में सूचना न देनी पड़े। तो सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर एक डायरेक्ट सवाल उठता है। और मेरा ये मानना है कि ऐसी जो संस्था हो, जो ऐसा ट्रस्ट हो जिसमें प्रधानमंत्री खुद बैठे हैं चेयरपर्सन बन के एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में। भाई, ये कोई प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति नहीं है, ये प्रधानमंत्री इकट्ठा कर रहे हैं पैसा ट्रस्ट के अंदर, लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री होने पद पे बैठने के वजूद में कर रहे हैं। और जो 3 बड़े मिनिस्टर बैठे हैं इसमें ट्रस्टी बनके, वो अपनी निजी कैपेसिटी में नहीं बैठे हैं, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में बैठे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट है? ये किसी के परिवार का ट्रस्ट है क्या? तो ये अगर लोगों को पैसे इकट्ठे करने के लिए है, लोगों के हित के लिए है, इमरजेंसी में काम आने के लिए है, तो क्यों नहीं छुपा रही सरकार? तो फिर तो सवाल उठता है कि क्या कुछ गड़बड़ चल रही है, घोटाला हो रहा है? ये सवाल तो उठेंगे ही। और ये सवाल, जब घोटाले की बात होती है तो क्या ये सब स्पेकुलेशन नहीं दिमाग में लोगों के आएंगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम केयर्स फंड में इमरजेंसी के नाम पर आपने पैसा मांगा और उसका इस्तेमाल आप चुनाव के लिए कर रहे हैं? क्या उसका चुनाव आप एमएलएस को खरीदने के लिए कर रहे हैं? ये सारे बातें तो लोगों के मन में आएंगी, क्योंकि ना इसकी ऑडिटिंग हो रही है, ना इसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन दे रहा है। तो फिर ये सब स्पेकुलेशंस तो आएंगी और लोग सोचेंगे ये सब बातों के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं नीलू के, बहुत टाइप की स्पेक्यूलेशन होगी, लेकिन मैं कुछ तथ्य भी बता दूं आपको। सिर्फ स्पेक्यूलेशन की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में पीएम केयर्स के नाम पर, पीएम केयर के स्टिकर के साथ में वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए गए अस्पतालों में। वो वेंटिलेटर्स खराब मशीनें थी, उनके कारण लोगों की डेथ्स हो गई, लोग मर गए जब वो वेंटिलेटर उन्हें दिया गया, कोविड के टाइम पर लगाया गया। अब ऐसे में लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि आप बताइए कि किस कंपनी ने बनाए थे ये वेंटिलेटर, पीएम केयर ने कहां से लिए थे? और जब ये पूरा मामला औरंगाबाद के कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप सारी सूचना लाके हमें दीजिए, क्योंकि ये तो लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इतने लोग मर गए हैं क्योंकि पीएम केयर्स के स्टिकर वाले वेंटिलेटर जो हैं वो काम नहीं कर रहे ठीक से, वो गलत काम कर रहे हैं और उसके कारण लोगों की डेथ हो रही है। तो
उस समय पर भी कोर्ट को भी ये कहा गया कि देखिए हम तो पब्लिक अथॉरिटी है नहीं, ये सूचना नहीं दी जा सकती है। यहाँ तक कि कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जहां पर भी पीएम केयर्स की स्टिकर वाले वेंटिलेटर यूज हो रहे हैं वहां बैकअप रखिए, क्योंकि ये वेंटिलेटर ठीक नहीं है। और क्या किया गया, वेंटिलेटर्स के ऊपर से पीएम केयर का स्टिकर हटा दिया गया। तो आप देखिए अकाउंटेबिलिटी कैसे इवेड होती है। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि लोग कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पा रहे, कोर्ट्स हमारे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सुनिश्चित कर पा रहे, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। जब पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आपने कहां से वेंटिलेटर खरीदे पीएम केयर्स का फंड यूज करके, कहां भेजे आपने, तो आप कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, ये तो प्राइवेट फंड है। कैसा प्राइवेट फंड है ये? तो ये जो पूरा ये सिस्टम है, ये दर्शा रहा है कि जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं ये पूरी गोपनीय तरीके से इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जब चीजें गोपनीय तरीके से होती हैं नीलू, हम हमेशा ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे जब चीजें चलती हैं सरकारों में, तो उसमें भ्रष्टाचार और अनियमितताएं, जो सारी रॉन्ग डूइंग्स हैं, तब होती हैं। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, गलत काम, अब्यूज ऑफ पावर नहीं हो रहा, तो क्या कारण है चीज को छुपाने का? आप मुझे बताइए कि अगर प्रधानमंत्री एक ऐसा फंड चला रहे हैं जो कि लोगों के हित के लिए बना है, तो प्रधानमंत्री को तो आगे आकर सारी सूचना लोगों के सामने डाल देनी चाहिए, वेबसाइट्स पे डाल देनी चाहिए कि आप देखिए मैं कहां से पैसे जुगाड़ रहा हूं लोगों के हित के लिए और कहां कहां मैंने खर्च किए। उन्होंने कहा कि मैं 1000 करोड़ रुपया दे रहा हूं माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। लोगों ने पूछ लिया कि बताइए कहां गए पैसे, किस माइग्रेंट वर्कर को मिले, किस स्टेट को मिले, किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे। तो जब अगर कोई अच्छा काम होता है तो क्या कोई उसे छुपा कर करता है? क्या उसे पर्दे के पीछे किया जाता है? अंजलि, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया था तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले को लेकर सब कोर्ट गए और आप लोगों ने भी उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर संवैधानिक करार दिया। ठीक है, वो बात दूसरी है कि वो पूरा केस लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन क्या पीएम केयर्स फंड को भी कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर जाकर उसका कोई अंत होएगा? लोगों को पता चलेगा कि वो क्या है, कितना बड़ा ब्लैक होल है? कई लोग तो उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं कि भाई वो कुछ उसमें पता ही नहीं चल रहा है और उसको आप कभी अनरावल कर ही नहीं सकते। क्या ऐसा होगा या फिर कोर्ट में इसको लेकर भी लोग जाएंगे या कोई पिटिशंस है इसको लेकर? उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। जी, ये मामला जो है पीएम केयर्स का, ये जैसे कि मैंने कहा कि छोटा फंड नहीं है नीलू, ये फंड बड़ा फंड है। जितने सालों का ऑडिट हुआ है पीएम केयर्स का, उसी में ही 23,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं पीएम फंड्स में। और अभी 2 साल का तो ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो पता ही नहीं है कि कितने और हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। तो ये हम मान के चलें कि ये बहुत बड़ा फंड है और ये पूरी तरह से एक ब्लैक होल बना दिया गया है जिसमें किसी को मालूम नहीं है। अब जो आपने बात कही कि जुडिशरी के पास ये जाया जाए, ये केस जो है ये लगाया गया है कोर्ट्स में, इसके ऊपर भी याचिकाएं दर्ज की गई हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मामलों में कोर्ट में जो हियरिंग है वो समय से नहीं हो रही है। ये भी एक ऐसा ही मामला है। आपको अगर याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के समय पे भी मैंने यही कहा था कि जजमेंट बहुत अच्छी आई, लेकिन बहुत देर से आई। 7 साल लग गए कोर्ट को जजमेंट देने में। अब इस मामले में भी कोर्ट का जो रवैया है वो हमें बहुत चिंताजनक लगता है, क्योंकि हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो जजमेंट आई उसमें कोर्ट ने क्या कहा? उसमें कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि अगर आप लोगों को सूचना नहीं देते, उनके सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है, जो कि हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि सूचना का अधिकार हमारे बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है। तो अब इस मामले में भी हमारे सूचना के अधिकार का मामला है।
आप ये देखिए कि अगर मैं आरटीआई एप्लीकेशन आज लगाती हूं और तमाम आरटीआई एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाई हैं पूछने के लिए कि पीएम केयर्स का फंड आखिर कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना जा रहा है, हर बार हमें एक स्टोन वॉलिंग हो रही है और जवाब दिया जाता है सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि पीएम केयर फंड तो प्राइवेट फंड है, ये तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। तो अब इसका मतलब है कि देश में लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और ये मामला एग्जैक्टली उसी बॉक्स में जाता है जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स गया था। और मेरा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई सही से करें, अगर हमारे देश की जुडिशरी इसकी सुनवाई सही से करेंगे तो और कोई कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। ये ऐसा फंड है जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में चेयरपर्सनशिप में चला रखा है, हमारे मिनिस्टर इसमें एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में बैठे हैं, लोगों का पैसा जमा कर रहे हैं। सीएसआर का फंड उन्होंने इकट्ठा किया जब अलाउड नहीं था कि कोई प्राइवेट ट्रस्ट वो पैसा ले सके, और लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए कि इतना बड़ा फंड जो है वो कहाँ खर्च हो रहा है और कैसे। तो ये तो मुझे लगता है कि अगर कोर्ट्स इसके ऊपर सही से गौर करेंगे और हियरिंग्स होंगी तो कोई कारण नहीं है कि इसे पब्लिक अथॉरिटी करार नहीं किया जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन रेट्रोस्पेक्टिवली बाहर आनी चाहिए, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आई थी और जिसे कहते हैं कि सारा क्विड प्रो को समझ में आ गया था। देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या सबसे बड़ा शक है? हाँ, नहीं, मैं जो सवाल आपसे कर रही थी कि इस केस में क्या सबसे ज्यादा अगर कोई कटघरे में खड़ा होगा वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका पीएमओ, और क्योंकि उन लोगों ने ये सारी चीजें छुपाई हैं, और ना कि पूरी सरकार। इसमें तो क्या सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनेगी, पीएमओ की जिम्मेदारी नहीं बनेगी। ये तो एक पीएमओ का काला सच है एक तरीके से, जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की। देखिए सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड है तो प्राइम मिनिस्टर उसके जो हैं सबसे बड़े अधिकारी हैं, चेयरपर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है उसके अंदर तो प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही बनती ही है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। और नीलू, जो व्हाट इज एट स्टेक हियर, आप ये सोचिए कि अगर आप, मैं, कोई भी और एक बड़ी कंपनी चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई फेवर मिले हमें सरकार से, हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई भ्रष्ट कंपनी है वो जाकर पीएम केयर्स में चुपचाप पैसे डाल सकती है और फिर ये कह सकती है कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, आप हमारे खिलाफ एक्शन मत लीजिए। एग्जैक्टली वही चीजें क्विड प्रो को और जो पूरा एक्सटॉर्शन है वो इस फंड के थ्रू भी उतना ही हो सकता है जितना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू हो सकता था। तो ये जो फंड है, ये फंड पूरी तरह से उतना ही ससेप्टेबल है टू मिसयूज एंड अब्यूज जितना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इंस्ट्रूमेंट था। इसलिए मैं मानती हूं कि ये सूचना जो है इस फंड के बारे में, अगर इसमें कोई भी कोर्ट गंभीरता से इसमें हियरिंग करेंगे और जजमेंट आएगी, कोई कारण नहीं है, क्विड प्रो को इसमें क्लियर एस्टैब्लिश होगा, इसमें क्लियर एस्टैब्लिश होगा कि किस तरह से मिसयूज हुआ अगर ये सूचना सामने आई और कुछ भी घोटाला हुआ तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो मामला है, अगर आज भी प्रधानमंत्री ये कहें, ये चाहें तो वो ये डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए ऐसा कोई हमारे देश में एम्बार्गो नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी है वो अपनी सूचना नहीं डाल सकती है बाहर। भाई अगर आप मानते भी हैं कि आप प्राइवेट ट्रस्ट हैं तो सूचना देने में क्या हर्जा है, लोगों को दे दीजिए सूचना। और आप क्यों है प्राइवेट ट्रस्ट, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, हाउ कैन यू बी अ प्राइवेट ट्रस्ट? यू आर सेट अप बाय a central government, that is what you said। आपने मौका में जो इनिशियल गई कम्युनिकेशन उसमें तो यही था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा सेटअप बॉडी है, इसलिए आप सीएसआर फंड ले सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप प्राइवेट फंड हैं, आप पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? तो मुझे लगता है कि आज भी प्रधानमंत्री चाहें तो वो ये कर सकते हैं और आई होप दैट गुड सेंस प्रिवेल्स। क्योंकि क्यों इंतजार करना कि सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट आपको ये मजबूर करें कि आप ये सारी सूचना बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली डालिए, आप खुद डालिए। और ये हमारे देश का
कानून कहता है, संविधान कहता है और लोगों का अधिकार बनता है ये जानने का। जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।